भारत माता की जय। मैं राम गोपाल अवस्थी, फाउंडर बायोलॉजी ट्रंक एंड बीटी गुरुकुलम। बच्चों, एक नई सीरीज लेकर के आया हूं जिसका नाम है बायो इजी स्टडी और आज उसका पहला एपिसोड है, यानी आज उसका एपिसोड 1 है। यह सीरीज सभी बच्चों की जो बायो से रिलेटेड कोई भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए हेल्पफुल होने वाली है। नीट, CUET, नर्सिंग, TGT, PGT, इन सभी एग्जाम की जो तैयारी बच्चे कर रहे हैं उनके लिए यह सीरीज बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। जो भी लेक्चर मैं किसी एक टॉपिक को लेकर के दूंगा उस लेक्चर को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और आपको लगे तो आप उसका नोट्स बना लीजिएगा और इन एपिसोड्स को बार बार देते रहिएगा। उन टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है आप उसे बहुत ही इजी तरीके से कर पाएंगे। तो यह सीरीज आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आइए शुरू करते हैं आज अपनी नई सीरीज बायो इजी स्टडी। बायो इजी स्टडी और ये जितने भी यहाँ पे लिखे हुए एंट्रेंस एग्जाम सभी बच्चों के लिए यह सीरीज है। पहला एपिसोड है और पहले एपिसोड को हम टॉपिक लेकर के आए हैं। टॉपिक है बच्चा इस एपिसोड का माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। आज हम ये यूकैरियोटिक सेल के सेल ऑर्गेनेल होते हैं, सबने सुना होगा इनके बारे में। इनमें डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज को लेकर के आज हम बात करेंगे। बहुत इजी तरीके से आपको देखिएगा ये दोनों टॉपिक आज आपको तैयार हो जाएंगे और आपके एग्जाम में अगर इनसे कोई क्वेश्चन आता है तो आपका हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के डिफरेंस की। तो देखिए बेसिक से उठाएंगे, समझिएगा बच्चों। अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की तो माइटोकॉन्ड्रिया ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सभी की सेल में मिलता है। जबकि क्लोरोप्लास्ट जो है बच्चों, क्लोरोप्लास्ट जो पाए जाते हैं वो प्लांट सेल में होते हैं। केवल प्लांट सेल में नहीं, आपने पढ़ा होगा किंगडम है प्रोटिस्टा, तो उस प्रोटिस्टा में कुछ ऐसे होते हैं जो प्लांट जैसे होते हैं, यानी प्लांट लाइक प्रोटिस्टा जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं उनमें भी। तो क्लोरोप्लास्ट आपको कहाँ मिलेगा? प्लांट सेल में। और किंगडम प्रोटिस्टा की में कौन से प्रोटिस्टा? प्लांट लाइक प्रोटिस्टा में। ये सभी में, चाहे वो प्रोटिस्टा हो, चाहे वो आपका फंजाई की सेल हो, चाहे वो आपकी प्लांट सेल हो और चाहे एनिमल सेल हो। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है सभी यूकैरियोटिक, ध्यान दीजिएगा, यूकैरियोटिक में, चाहे वो यही चारों होते हैं यूकैरियोटिक, किंगडम लिखा मैंने यहाँ पर, पाए जाएंगे। क्लोरोप्लास्ट बच्चों केवल प्लांट सेल में मिलता है और प्लांट लाइक प्रोटिस्टा में। ये पहला आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए। अगर हम बात करें दूसरे डिफरेंस की बच्चों, तो साइज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इसका जो साइज होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का साइज जो होता है वो लेस देन क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट से माइटोकॉन्ड्रिया छोटी होती है, लेस देन क्लोरोप्लास्ट। तो चूंकि आप देख रहे हैं एनिमल में और फंजाई में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, तो अगर पूछे कि सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेल यानी सबसे बड़ा कोशिकांग एनिमल सेल में कौन होगा, तो आपका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि वहाँ क्लोरोप्लास्ट होते नहीं। प्लांट में अगर हम बात करें तो प्लांट में क्लोरोप्लास्ट का जो साइज होता है, साइज जो इसका होता है वो मोर देन माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो यहाँ पे एक सवाल आपको याद होना चाहिए कि अगर कभी पूछें कि प्लांट सेल में सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेल कौन है, तो आपका आंसर होगा
क्लोरोप्लास्ट। क्लियर? तो प्लांट सेल में सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेल किसे माना जाता है? क्लोरोप्लास्ट को। ये पहला डिफरेंस हो गया और ये हो गया दूसरा डिफरेंस। दो डिफरेंस क्लियर? क्लोरोप्लास्ट कहाँ मिलता है? प्लांट सेल में और प्लांट लाइक प्रोटिस्टा में। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है, हिंदी वाले बच्चे इसको कोशिकांग कहते हैं, जो सभी ऑल यूकैरियोटिक, जितने भी यूकैरियोटिक जीव हैं सबकी सेल में, चाहे वो प्रोटिस्टा की सेल हो, चाहे फंजाई की सेल हो, चाहे प्लांट की सेल हो, चाहे एनिमल की सेल हो, सब में मिलेगा। जबकि क्लोरोप्लास्ट आपको प्लांट और प्लांट लाइक प्रोटिस्टा में मिलेगा। माइटोकॉन्ड्रिया का साइज क्लोरोप्लास्ट से कम होता है और क्लोरोप्लास्ट का साइज माइटोकॉन्ड्रिया से ज़्यादा होता है। तो ये था, ये दो डिफरेंस आपको समझ में आए। आगे बढ़ते हैं। दो क्लियर? अगला डिफरेंस देखते हैं क्या है। बहुत सिंपल तरीके से अगला, अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो एरोबिक रेस्पिरेशन के प्रोसेस होते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया भाग लेती है किसमें? एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन में भाग लेती है। अगर हम क्लोरोप्लास्ट के फंक्शन की बात करें, तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो फोटोसिंथेसिस में भाग लेता है। कौन सा प्रोसेस? फोटोसिंथेसिस। ध्यान दीजिएगा, अक्सर बच्चे माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन में रट लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस यानी सेल का पावर हाउस कहते हैं, लेकिन बच्चों ये स्टेटमेंट है। एक्चुअल फंक्शन क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। तो जब आप पढ़ते हैं एनसीईआरटी तो क्या लिखा होता है? साइट का मतलब होता है जगह, साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट है यानी जगह है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी में है। हाँ, यहाँ एटीपी बनती है, इस प्रोसेस में एटीपी यहाँ पे बनती है और वो एटीपी पूरे सेल के काम आती है, इसलिए इसे हम पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं, जो डायलॉग आपने सुना होगा। लेकिन पावर हाउस ऑफ सेल फंक्शन नहीं है, वो उसका स्टेटमेंट है। फंक्शन क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन, वायवीय जो भी हिंदी में बोलते हो, ऑक्सी श्वसन। क्लोरोप्लास्ट का काम है फोटोसिंथेसिस। तो ये डिफरेंस क्लियर हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल में एरोबिक रेस्पिरेशन में भाग लेती है, जिसमें एटीपी बनती है। एटीपी तो यहाँ भी बनती है, अभी हम बाद में जब पढ़ाएंगे आपको सिमिलरिटी तब बताएंगे। इसे हम साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं और इसे हम यहाँ पे होती है फोटोसिंथेसिस। क्लियर? तो एक डिफरेंस ये क्लियर हुआ। आज के बाद याद रखेंगे ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन में आपको क्या लिखना है? एरोबिक रेस्पिरेशन। बाद में बताना है पावर हाउस ऑफ सेल। ये आप लोग रट लेते हैं, पावर हाउस, पावर हाउस ऑफ सेल, ये रटते हैं। ये स्टेटमेंट है, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन में एटीपी बनती है और एटीपी जो होती है वो सेल के सभी कामों में एज ए एनर्जी काम आती है। तो एनर्जी यानी पावर जो है एटीपी वो बनती कहाँ है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये डायलॉगबाजी कर दी गई, पावर हाउस ऑफ सेल, लेकिन वास्तव में फंक्शन क्या है? साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन, और क्लोरोप्लास्ट का फोटोसिंथेसिस। ये हो गया तीसरा डिफरेंस। क्लियर? अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। और क्या डिफरेंस है माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में, देखते हैं। बहुत प्यारा डिफरेंस, बहुत प्यारा डिफरेंस है। आइए देखते हैं, सुनिएगा ध्यान से, मजा आएगा आपको। माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल में ऑल टाइम, हर समय काम करती है। ऑल टाइम यानी चाहे वो डे हो चाहे नाइट हो, डे प्लस नाइट, सभी यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया काम 24 घंटे है, चाहे वो दिन हो चाहे रात हो, ऑल टाइम वर्क करती है। इसे एटीपी देना होता है और बिना एटीपी के सेल में कुछ भी नहीं हो सकता।
लेकिन क्लोरोप्लास्ट जो है वो ऑल टाइम काम नहीं करता प्लांट में, और प्लांट जैसे प्रोटिस्टा में क्लोरोप्लास्ट केवल काम करता है। इसका जो वर्क होता है वो होता है डे टाइम, दिन के समय। क्यों? क्योंकि दिन के समय ही उसको लाइट मिलती है। कौन सी लाइट? सनलाइट। तो क्लोरोप्लास्ट प्लांट में दिन में काम करते हैं, यानी इनकी ड्यूटी क्या है? डे ड्यूटी। तो क्लोरोप्लास्ट डे ड्यूटी और माइटोकॉन्ड्रिया डे ड्यूटी प्लस नाइट ड्यूटी। क्लियर? अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, अब हम जो डिफरेंस में बताने जा रहे हैं उस पर गौर कीजिएगा। बहुत बढ़िया डिफरेंस है, गौर कीजिएगा। बहुत बढ़िया डिफरेंस है, गौर कीजिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन यूज होती है, ऑक्सीजन यूज होती है, यूज्ड ऑक्सीजन। माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन के जो स्टेप चलते हैं उनमें से एक स्टेप है O2। कहाँ यूज होती है? O2 यूज होती है लास्ट स्टेप ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ETS। जबकि क्लोरोप्लास्ट में O2 रिलीज्ड होती है। इस धरती पे ऑक्सीजन आती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। ऑक्सीजन रिलीज होती है कहाँ? जब क्लोरोप्लास्ट में पहला स्टेप, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में O2 निकलती है। पढ़ा होगा आप लोगों ने, कहाँ? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में नॉन साइक्लिक, कौन सा स्टेप? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्लियर? तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन यूज होती है और क्लोरोप्लास्ट से ऑक्सीजन निकलती है। याद रखिएगा, फोटोसिंथेसिस को दो स्टेप में पढ़ते हैं, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि ऑक्सीजन कहाँ निकलती है बच्चों, तो लाइट रिएक्शन में, और ग्लूकोज कहाँ बनता है? डार्क रिएक्शन में। क्लियर? तो माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज को तोड़ा जा रहा है और क्लोरोप्लास्ट में ग्लूकोज बनाया जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा। एक तो ये O2 वाला हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज को तोड़ा जाता है। भाई ग्लूकोज पहले टूटता है ग्लाइकोलिसिस के द्वारा, आगे के स्टेप। तो ग्लूकोज को यहाँ ब्रेक किया जा रहा है। ग्लूकोज को हम तोड़ते हैं, ब्रेकडाउन करते हैं, और क्लोरोप्लास्ट में ग्लूकोज बनता है। क्लियर? ग्लूकोज बनता है। तो ऑक्सीजन यहाँ यूज होती है। और अब जानते हैं ग्लूकोज पहले टूटता है पायरुविक एसिड में, ये प्रोसेस होता है साइटोप्लाज्म में, फिर पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर करता है। वहां जाकर के पहले बनता है एसिटिल कोएंजाइम A, फिर क्रेब साइकिल, फिर ETS। ये सब आपने पढ़ा होगा। क्लोरोप्लास्ट में ग्लूकोज बनाया जाता है, ऑक्सीजन भी निकलती है। तो ऑक्सीजन यहाँ यूज होती है, यहाँ ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में आपने अभी तक क्या पढ़ा? डिफरेंसेस पढ़े। अब हम बात करेंगे दोनों में सिमिलरिटीज क्या हैं। इन दोनों सेल ऑर्गेनेल, देखिए सेल के अंदर ये जो स्ट्रक्चर आप देखते हो इनको हम लोग बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल। हिंदी वाले बच्चे बोलते हैं कोशिकांग। तो क्या क्या देखा आपने? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में डिफरेंस क्या था वो देखा आपने। अब हम बात करते हैं सिमिलरिटीज की। माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में सिमिलरिटीज क्या है, इस पर बहुत प्यारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत सारे डिफरेंस बनेंगे। आप काउंट करते रहिएगा, मैं यहाँ पर रफ करके बार बार लिखता रहूँगा। पहली हम सिमिलरिटी की बात करें, पहली सिमिलरिटी की बात करें तो दोनों में सिमिलरिटी क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल, डबल मेम्ब्रेनस। क्लोरोप्लास्ट भी क्या है? डबल मेम्ब्रेनस।
दोनों में, माइटोकॉन्ड्रिया में भी एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है जो अंदर की ओर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती है। आपने ऐसा डायग्राम देखा होगा। तो यहाँ भी एक आउटर मेम्ब्रेन, एक बाहरी मेम्ब्रेन और एक होती है इनर मेम्ब्रेन। इस तरीके से जब दो मेम्ब्रेन होंगी तो ऐसे सेल ऑर्गेनेल को हम लोग क्या बोलते हैं? डबल मेम्ब्रेनस। तो क्लोरोप्लास्ट में भी यही होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। यहाँ भी एक आउटर मेम्ब्रेन और दूसरी इनर मेम्ब्रेन। तो दोनों क्या है? डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल है, याद रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया भी और क्लोरोप्लास्ट भी, बोथ आर डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल। ये पहला सिमिलरिटी, समानता आपको मैंने बताई। क्लियर? नोट कर लिया आप लोगों ने? चलिए अब आइए बढ़ते हैं अगले सिमिलरिटी की ओर। नेक्स्ट सिमिलरिटी, समानता क्या है? तो देखते हैं भाई नेक्स्ट सिमिलरिटी क्या है। नंबर 2, दूसरी सिमिलरिटी क्या है? दूसरी सिमिलरिटी है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए होता है। क्लोरोप्लास्ट के पास भी अपना डीएनए होता है। यही वो दो सेल ऑर्गेनेल ऐसे हैं सेल के अंदर जिनमें खुद डीएनए पाया जाता है। और दोनों के डीएनए कैसे होते हैं? ये जो डीएनए होता है कैसा होता है? सर्कुलर। यहां भी कैसा होता है? सर्कुलर। और कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड। डीएस माने डबल स्टैंडर्ड। सर्कुलर, डबल स्टैंडर्ड। और नंबर कितना होता है? सिंगल। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों में डीएनए पाया जाता है, सिंगल, डबल स्टैंडर्ड, सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया में इसी डीएनए से क्या बनेगा? आरएनए बनेगा। यहां भी अगर इसके पास अपना डीएनए है तो ये क्या बनाएगा? आरएनए बनाएगा। और आरएनए क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। तो चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो चाहे क्लोरोप्लास्ट हो, दोनों के पास अपना खुद का डीएनए होता है। उस डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनती। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बहुत सारी प्रोटीन्स और एंजाइम्स उसके अपने होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में भी अपने होते हैं। लेकिन फिर भी जो न्यूक्लियस का डीएनए होता है वो इन पर कंट्रोल करता है। इसी वजह से बहुत फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। दोनों सेल ऑर्गेनेल को, ये नोट कर लो, दोनों के पास डीएनए है। और डीएनए कहाँ पाया जा रहा है? मैट्रिक्स में। यहाँ भी डीएनए कहाँ पाया जा रहा है? स्टोमा में। जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फ्लूइड भरा है, ये डीएनए कहाँ मिलेगा? माइटोकॉन्ड्रिया के फ्लूइड वाले पार्ट में, जिसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स। वैसे ही ये डीएनए कहाँ मिलेगा? क्लोरोप्लास्ट के फ्लूइड वाले पार्ट में, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। क्लियर? बोलो भाई, क्लियर हुआ? ये डिफरेंस क्लियर हुआ? हम इसी में करते जा रहे हैं ताकि आप लोग जो है बार बार देखते रहें। अब मैंने कहा कि दोनों के पास अपना डीएनए है, ये अपना खुद आरएनए बनाते हैं, खुद प्रोटीन बनाते हैं। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग बोलते हैं सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल। सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल क्या बोलते हैं? सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल, इसको भी बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन खासकर टीजीटी पीजीटी वाले, नर्सिंग वाले बच्चे बहुत ध्यान से याद कर लें। कौन से दो सेल ऑर्गेनेल हैं जिनको हम लोग बोलते हैं सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल? इनका मतलब क्या? सेमी माने होता है हाफ, आधा, यानी जिनका अपने पे कंट्रोल हो लेकिन आधा कंट्रोल हो, क्योंकि सेल के अंदर कंट्रोल केवल करता है न्यूक्लियस का डीएनए। तो ये ऑटोनॉमस तो नहीं कह सकते, इनको हम लोग क्या बोलेंगे? सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल। सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल। तो और पूछते हैं इन एग्जाम्स में कि सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल सेल के अंदर कौन होते हैं?
तो यूकैरियोटिक सेल में सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल होते हैं आपके माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। और सुन लो, एक बात यहां पे मुझे याद आ गई, सुन लो, इसके डीएनए को बोला जाता है कॉन्ड्रोजीन, कॉन्ड्रिया से बना कॉन्ड्रोजीन, और इसका जो डीएनए होगा उसके जीन को बोलेंगे प्लास्टोजीन, प्लास्टोजीन। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के पास अपना खुद का डीएनए है, उससे आरएनए बनता है, उससे प्रोटीन्स बनती हैं, बहुत सारे प्रोटीन एंजाइम्स माइटोकॉन्ड्रिया खुद अपने होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के भी अपने होते हैं, लेकिन फिर भी न्यूक्लियस का डीएनए से भी काम चलता है। तो ये दोनों सेल ऑर्गेनेल क्या है, सेमी ऑटोनॉमस हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेल के वो कौन से सेल ऑर्गेनेल हैं जिनमें उनका खुद का डीएनए होता है, और यह डीएनए जो है प्रोकैरियोटिक डीएनए से मैच करता है। समझे, किससे मैच करता है? क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में भी सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। दोनों क्या है, दोनों सेल ऑर्गेनेल क्या है, डबल मेम्ब्रेनस, दोनों के पास अपना डीएनए है। देखो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के मैंने बना दिया ये आउटर मेम्ब्रेन, ये आप पढ़ते हैं इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन अंदर की ओर धंसकर फिंगर लाइक उभार बनाते हैं, प्रोजेक्शन बनाते हैं, इन्हें बोलते हैं क्रिस्टी। अब इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है, अंदर जो फ्लूइड भरा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है, बाहर दो मेम्ब्रेन हो गई, अंदर जो फ्लूइड होता है उस फ्लूइड को बोलते हैं, उस फ्लूइड को बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही अब देखिए, और हम बात क्लोरोप्लास्ट की करें डायग्राम बना करके, तो क्लोरोप्लास्ट में भी अंदर जो फ्लूइड भरा होता है बच्चों, उसको क्या बोलेंगे? अभी इसके अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर पाए जाएंगे, वो हम बाद में बनाएंगे। इस फ्लूइड को भी हम लोग क्या बोलेंगे? ये स्ट्रोमा। और इसी फ्लूइड में मैंने कहा एक गोल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है, यहां भी और यहां भी। क्लियर? अभी मैंने कहा कि इसका डीएनए आरएनए बनाता है, इन दोनों डीएनए आरएनए बनाते हैं, आरएनए से प्रोटीन बनता है, लेकिन तुम लोग सोचो प्रोटीन बनती है राइबोसोम पर, तो राइबोसोम कहाँ आएंगे? हाँ, अगली बात यही मैं बताने जा रहा हूं कि दोनों में सिमिलरिटी बड़ी प्यारी सी है। मैं कलर चेंज कर दूं, दोनों में, ये देखिए, दोनों में राइबोसोम पाए जाते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि राइबोसोम खुद एक सेल ऑर्गेनेल है, क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया भी सेल ऑर्गेनेल है। तो सोचिए, राइबोसोम खुद सेल ऑर्गेनेल होते हुए किसी दूसरे सेल ऑर्गेनेल के अंदर पाया जा रहा है। इसीलिए राइबोसोम को हम लोग एक सवाल बनते हैं, ऑर्गेनेल विद इन द ऑर्गेनेल, ऐसा टीजीटी पीजीटी वाले एग्जाम में आ सकता है। ये राइबोसोम है। अब ये कौन से राइबोसोम हैं? ध्यान रखिएगा, जो माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम होते हैं वो 70S वाले राइबोसोम होते हैं। यही राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट के राइबोसोम भी जो होते हैं क्या होते हैं? 70S राइबोसोम्स होते हैं। तो ये भी सिमिलरिटी है कि दोनों सेल ऑर्गेनेल में 70S राइबोसोम पाया जा रहा है, और राइबोसोम है तभी तो प्रोटीन बनेगी। डीएनए है, डीएनए आरएनए बनाएगा, और आरएनए जो होते हैं वो राइबोसोम से जुड़ के बनाते हैं प्रोटीन। यही वजह है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के भीतर प्रोटीन बन सकती है, क्योंकि प्रोटीन बनाने के लिए हमें डीएनए चाहिए, आरएनए चाहिए और राइबोसोम चाहिए, और हमको ये तीनों चीज़ें माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिल रही हैं और क्लोरोप्लास्ट में भी मिल रही हैं। क्लियर? तो याद रखिएगा कि 70S राइबोसोम वैसे कहाँ पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, लेकिन यही 70S राइबोसोम क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स यानी फ्लूइड में भी पाया जाता है। तो ये एक सिमिलरिटी, दोनों में सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का होना, ये भी सिमिलरिटी। दोनों में दो दो मेम्ब्रेन का होना, ये भी सिमिलरिटी। दोनों में जैसे यहाँ पर भरा हुआ है फ्लूइड, उसको बोलते हैं मैट्रिक्स, यहाँ जो भरा हुआ फ्लूइड उसको बोलते हैं स्टोमा। तो
तो आप देख रहे हैं दोनों में काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं और डिफरेंसेस भी हैं। दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं? सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल। अब आखिरी बात, नई माइटोकॉन्ड्रिया हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया से ही बनती है, ऐसा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, बाय डिवीजन, फिजन। तो नई माइटोकॉन्ड्रिया पुरानी माइटोकॉन्ड्रिया से बनती है और क्लोरोप्लास्ट के बनने का तरीका जो होता है वो थोड़ा सा अलग है। कई बार पहले बनते हैं ल्यूकोप्लास्ट, फिर ल्यूकोप्लास्ट कन्वर्ट होते हैं क्लोरोप्लास्ट में, और इसको बोलते हैं हम लोग प्रोप्लास्टिड, क्योंकि आप जानते हैं क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड हेडिंग में आता है। तो बच्चों, जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आज दी आपको, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इनमें डिफरेंसेस क्या हैं, इनमें सिमिलरिटी क्या है, आपने देखा विद डायग्राम। उम्मीद करते हैं कि ये पहला एपिसोड और पहला टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को लेकर के जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है आपके काम आएगी। इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप उसे कर पाएंगे। तो बायो इजी स्टडी सीरीज के साथ बने रहिएगा, आपको अच्छे अच्छे टॉपिक्स एपिसोड्स में मिलते रहेंगे और इस तरह आप बहुत इजी वे में बहुत सारे बायोलॉजी के टॉपिक को सीख जाएंगे। चलता हूँ, भारत माता की जय।